गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SR बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो इस चैप्टर में अपन ने देखा कि किस प्रकार से नर लैंगिक अंग में नर जो जनन तंत्र है, उस नर जनन तंत्र में अपन ने वर्षण कोश का स्टडी किया, वर्षण का स्टडी किया। वर्षण के बाद में अपन ने उसके बाद अधिवर्षण का स्टडी किया। अधिवर्षण के बाद वो आगे देखा जाए तो शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस के बारे में देखा। वास डिफरेंस के बाद अपने शुक्राशय के बारे में स्टडी किया। शुक्राशय के बाद में स्खलन नलिका से होते हुए अपने मूत्र मार्ग तक अपन ने स्टडी किया। मूत्र मार्ग का जो मार्ग है जिसे अपन बोला जाता है शीशन, उस शीशन का अपन ने पेनिस के बारे में स्टडी किया। इस प्रकार से जो मेन पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपन सहायक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे कि जो नर लैंगिक अंग है उसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी सहायक ग्रंथियों को सम्मिलित किया गया है, एक्सेसरी ग्लैंड्स को सम्मिलित किया गया है। भाई कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में अपन बात करें कि आप जानते हो कि जो पुरुष होता है, पुरुष में जो लिंग की दृष्टि से पुरुष में लिंग से संबंधित या जनन तंत्र से संबंधित निम्न सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है? फर्स्ट जो सहायक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन कह सकते हैं शुक्राशय पाया जाएगा, जिसका अपन ने स्टडी कर लिया, जिसे क्या बोला जाता है? सेमाइनल वेसिकल। क्या बोला जाता है? सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है। सेकंड, और सेमाइनल जो वेसिकल होता है वो एक जोड़ी होती है। सेमाइनल वेसिकल क्या होता है? एक जोड़ी होता है। क्या होता है? एक जोड़ी होता है। दूसरी कंडीशन है, इसके साथ साथ इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? एक होती है। थर्ड पॉइंट है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि की जो संख्या होती है ना वो एक जोड़ी होती है। तो आप कह सकते हो कि जो ग्रंथियां होती है मनुष्य में लिंग से संबंधित शुक्राशय होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय में भी एक तरह से ग्रंथि लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी क्या पाया जाता है? ग्रंथि आवरण पाया जाता है, जिसके द्वारा शुक्रिय द्रव का सेमाइनल प्लाज्मा से रिलेटेड पदार्थ का एक्सक्रेशन होगा। और ध्यान में रखना, ये वीडियो में विशिष्ट पदार्थों को, सबसे ज्यादा पदार्थों को यही मिक्स करने का काम करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक होती है जो मूत्र मार्ग के दोनों ओर पाई जाती है, एक संख्या होती है। दूसरी कंडीशन है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। जब बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का जो स्त्राव होता है वो मैथुन के दौरान क्या करता है? शीशन को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने से संबंधित काम करता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। देखते हैं पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ी शुक्राशय कोमा एक प्रोस्टेट ग्रंथि एवं एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां शामिल होती है।
बल्बोइत्र ग्रंथियों को शामिल किया गया है। लिख सकते हो ना। आगे देखना, इन ग्रंथियों का स्त्राव, इन ग्रंथियों का स्त्राव, इन ग्रंथियों का स्त्राव क्या कहलाएगा? सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। सेमाइनल प्लाज्मा का क्या करता है? निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करेगा, जो फ्रक्टोज कोमा शर्करा, फ्रक्टोज कोमा शर्करा, फ्रक्टोज भी एक प्रकार की शर्करा है। फ्रक्टोज कोमा शर्करा कोमा कैल्शियम, फ्रक्टोज कोमा शर्करा कोमा कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम भरपूर होते हैं। कुछ एंजाइम भरपूर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ एंजाइम भरपूर होते हैं। आगे देखते हैं, पुरुषों में निम्न सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। पुरुषों में निम्न सहायक ग्रंथियां पाई जाएगी। पहला अपन अध्ययन करेंगे शुक्राशय का। सेकंड अपन अध्ययन करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि का। तीसरा अपन अध्ययन करेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का। ये 3 पॉइंट है, अपन इनका स्टडी करेंगे। इसको कौन बोला जाता है? सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसको बोला जाता है बल्बोइत्र ग्लैंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये एक जोड़ी है, ये संख्या में 1 है, और ये भी एक जोड़ी होती है। ये भी क्या होती है? एक जोड़ी होती है। तो अपन बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, शुक्राशय के बारे में कुछ जानकारी अपन स्टार्टिंग में भी दे चुके हैं। कल अपन ने जानकारी दी थी कि इसके बारे में क्या क्या होता है। थोड़ा सा अपन ने इसके बारे में भी जानकारी दे दी है। इसको कह सकते शुक्र, इसे यूटेरस मस्कुलाइनस भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसे यूटेरस मस्कुलाइनस भी कहा जाता है। और मादा में यह नलिका अंडवाहिनी बनाती है। मादा में यह नलिका अंडवाहिनी बनाती है। क्या बनाती है? अंडवाहिनी बनाएगी। दूसरी कंडीशन है, यह आंतरिक रूप से ग्रंथिल उपकला द्वारा
आवृत होता है, ग्रंथिल उपकला द्वारा आवृत होता है। ये आंतरिक रूप से किसके द्वारा आवृत होता है? ग्रंथिल उपकला द्वारा होता है। मतलब एक तरह से ग्रंथि की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा? जो पोषक पदार्थ स्त्रावित करता है। क्या स्त्रावित करता है? पोषक पदार्थ स्त्रावित करता है। किसका स्त्रवण करेगा? पोषक पदार्थों का स्त्रवण करेगा। और ये पोषक पदार्थ कौन से होते हैं? यह पोषक पदार्थ कैसे होते हैं? यह लसलसा, ये पोषक पदार्थ कैसा रहेगा? लसलसा, कोमा पारदर्शी होगा। लसलसा कोमा पारदर्शी और चिपचिपा पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होगा? चिपचिपा। अपन ने क्या बोला? एक तो यूटेरस मस्कुलाइनस बोला जाएगा। दूसरी ये यूटेरस जो मस्कुलाइनस है, नलिका, जो यूटेरस मस्कुलाइनस नलिका है ना, वो अंडवाहिनी को बनाएंगे। ये आंतरिक रूप से कौन सा आवरण के द्वारा घिरा रहता है? ग्रंथिल उपकला द्वारा आवृत रहता है। जो किसका स्त्राव करता है? पोषक पदार्थों का स्त्रवण करता है। पोषक पदार्थ अपन ने पहले बोल दिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और ये पदार्थ कैसा होता है? लसलसा होता है, पारदर्शी होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। उसके बाद बोल दिया, अपन बोलते हैं कि इसका पीएच भी अपन ने पहले लिख दिया कि पीएच इसकी 7.3 होती है, क्षारीय होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.3 होता है। और साथ में कैसा होता है? 7.3 रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय रहेगा, चिपचिपा रहेगा। अपन बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा? ये विलेय का भाग कितना बनाएगा? यह विलेय का मतलब सीमन का 60% भाग बनाता है। यह विलेय का 60% भाग बनाएगा। और ये कैसा होता है? यह थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है भैया? क्षारीय होता है। जिसकी पीएच कितनी होती है? जिसकी पीएच 7.3 होती है। जिसकी पीएच कितनी होती है? 7.3 होती है। जो सुक्रास्य द्रव होता है, किसकी अधिकता होती है? सुक्रास्य द्रव में किसकी अधिकता रहेगी? सुक्रास्य द्रव में फ्रक्टोज की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होगी? फ्रक्टोज की अधिकता होती है। जो सुक्रास्य द्रव रहेगा, उस सुक्रास्य द्रव में फ्रक्टोज की अधिकता पाई जाएगी। और जो क्या करेगा? जो शुक्राणु के ईंधन का काम करता है, शुक्राणु के ईंधन का काम करता है। मतलब जो फ्यूल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। जो शुक्रास्य द्रव होता है, उसमें क्या क्या कंटेन और पाए जाते हैं? शुक्रास्य द्रव में फाइब्रिनोजन, शुक्रास्य द्रव में फाइब्रिनोजन, कोमा प्रोस्टाग्लैंडिस, कोमा सिट्रेट, कोमा प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं फाइब्रिनोजन भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिस एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये सब इसमें पाए जाते हैं। ध्यान में रखना, जब किसी कंडीशन की वजह से ध्यान में रखना,
कभी कभी पता लगाया जाता है जब कोई फीमेल किसी मेल से क्या करती है, कोइटस करती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो वीर्य का रिलीज होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज होता है। तो उस फ्रक्टोज से ही क्या किया जाता है, किसी मेल का और फीमेल का जो भी कोइटस हो रहा है उसमें जो रिलेशनशिप हो रहा है तो उसकी जानकारी का पता लगाने के लिए उसकी जो बॉडी होती है उसमें फ्रक्टोज का जो कंटेंट होता है उसको देख करके पता लगाया जाता है कि भाई इसके साथ ऐसा कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका पता लगाने के लिए इस कंटेंट की वजह से होता है। कौन सा कंटेंट, फ्रक्टोज की कंटेंट की वजह से, क्योंकि वो वहां पर रिलीज कर दिया जाता है वेजाइना में। तो आप कह सकते हो जो वीर्य का 60% भाग है उस भाग में वीर्य का 60% भाग कौन बनाएगा, जो शुक्राशय के द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित होगा, जो द्रव स्त्रावित होगा उसके द्वारा किया जाएगा। दूसरी कंडीशन सारी होता, पीएच इतनी होती है 7.3। दूसरी कंडीशन जो शुक्राशय होता है उसमें फ्रक्टोज की अधिकता होती है, मतलब जो जांच की जाती है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, तो जिससे पता कर सकते हो कि भैया ऐसा काम हुआ है, मतलब उसका गैंग रेप हुआ है, कोई सी भी कंडीशन हुई है। दूसरी कंडीशन जो ब्लेम ठोका जाता है, जो शुक्राणु के ईंधन का काम करेगा। दूसरी कंडीशन है शुक्राशय द्रव में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगा, सिस्ट्रेट होगा आदि पाए जाते हैं। ऐसा आप कह सकते हो कि शुक्राशय में ये नॉलेज होती है आपके पास। सेकंड ग्रंथि का अपन स्टडी करते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, यह है ग्रंथि, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार पर, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली, मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली एक बड़ी व सघन ग्रंथि है, एक बड़ी व सघन ग्रंथि है। कहाँ पर पाई जाती है, जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाने वाली एक बड़ी होती है और एक सघन ग्रंथि होती है। ध्यान में रखना, इस ग्रंथि में क्या पाए जाते हैं, इस ग्रंथि में 3 से 4 पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 से 4 पिंड पाए जाते हैं। और आगे अपन को बात करनी है प्रत्येक पिंड से, और प्रत्येक पिंड से एक नलिका, प्रत्येक पिंड से एक नलिका उद्गमित होती है। प्रत्येक पिंड से क्या होती है, एक नलिका उद्गमित होती है जो मूत्र मार्ग में खुलती है। कहाँ पर खुलती है, मूत्र मार्ग में या मूत्र जनन मार्ग में खुलती है। प्रत्येक नलिका कहाँ से उद्गमित होगी, प्रत्येक पिंड से एक नलिका उद्गमित होगी और ये नलिका क्या करेगी, मूत्र मार्ग में जाकर के खुलेगी, मूत्र मार्ग में खुलती है या मूत्र जनन मार्ग में खुलती। आया क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं कि इस ग्रंथि से प्रोस्टेटिक द्रव स्त्रावित होता है। इस ग्रंथि से प्रोस्टेटिक द्रव स्त्रावित होता है या प्रोस्टेटिक द्रव स्त्रावित होता है। क्या होता है,
प्रोस्टेटिक द्रव स्त्रावित होता है, जो क्या करता है, जो दूध या कोमा गाढ़ा व चिपचिपा होता है। दूधिया व गाढ़ा, दूधिया भी होता है, गाढ़ा भी होता है, वो चिपचिपा भी होता है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव होता है ना, वो सारीय होता है। आगे देखते हैं, चिपचिपा होता है। इस ग्रंथि का स्राव कैसा होता है? इस ग्रंथि का स्राव सारीय होता है। कैसा होता है? इस ग्रंथि का स्राव सारीय होता है। और यह वीर्य का 25% भाग बनाता है। वीर्य का कितने भाग बनाएगा? यह वीर्य का 25% भाग बनाता है। देखते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित प्रोस्टेटिक द्रव में सिट्रिक क्या रहेगा? सिट्रिक अम्ल। प्रोस्टेटिक द्रव में क्या रहेगा? सिट्रिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? सिट्रिक एसिड रहेगा। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा। कोमा रक्त स्कंदन एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट होंगे? रक्त स्कंदन एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट रहेगा। फाइब्रिनोलाइसिन कोमा स्पर्मिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं प्रोस्टेटिक द्रव में। आदि पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? फाइब्रिनोसिन में। आगे देखते हैं कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में या प्रोस्टेट ग्रंथि का तरल शुक्राशय के प्रोस्टेट ग्रंथि का तरल शुक्राशय के तरल के साथ मिलकर वीर्य को क्या कर देती है? कोगुलेट कर देती है। वीर्य को स्कंदित कर देती है। किसको कर देती है? वीर्य को स्कंदित कर देती है। जिससे क्या होगा? विस्कंदित वीर्य में जिससे क्या होगा? स्कंदित वीर्य में शुक्राणु कम गतिशील होते हैं। जो स्कंदित वीर्य होगा उस वीर्य में शुक्राणु कम गतिशील होते हैं। शुक्राणु जो होंगे वो क्या होंगे भैया? कम गतिशील होते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे उनकी ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा का संरक्षण। जिससे उनकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। जिससे उनकी ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित होगी। कुछ समय पश्चात
कुछ समय पश्चात फाइब्रिनोलाइसिन, कौन सा पदार्थ? फाइब्रिनोलाइसिन के कारण, किसके कारण? फाइब्रिनोलाइसिन के कारण वीर्य पुनः तरल हो जाता है। पुनः कैसा हो जाएगा? तरल हो जाता है। फाइब्रिनोल पहले क्या हुआ? जो स्कंदित क्या होता है उस पदार्थ में क्या हुआ? जो प्रोस्टेट ग्रंथि का जो तरल होगा शुक्राशय के तरल के साथ मिलकर के क्या करेगा? वीर्य को कोगुलेट कर देगा, स्कंदित करेगा। जो स्कंदित जो वीर्य होगा उसमें क्या करेंगे? शुक्राणु कम गतिशील होंगे। क्या होंगे? शुक्राणु कम गतिशील होंगे, जिससे क्या होगा? उनकी ऊर्जा संरक्षित हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा? उसमें क्या मिला दिया जाएगा? क्या मिक्स हो जाएगा? फाइब्रिनोलाइसिन मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो वीर्य, स्कंदित वीर्य क्या हो जाएगा? पुनः तरल में बदल जाएगा। और ये द्रव क्या करेगा? यह द्रव क्या करेगा? द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाएगा। यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। क्या करेगा भैया? यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाएगा और क्या करेगा? शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा? शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाएगा। शुक्राणुओं को सक्रिय भी बनाएगा और साथ साथ में शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाने का काम करेगा। आगे होगा कि जो वृद्ध पुरुष हो गए उनमें क्या होगा? वृद्ध पुरुषों में यह ग्रंथि क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। वृद्ध पुरुषों में यह ग्रंथि बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा भैया? मूत्र त्यागने में, मूत्र जनन मार्ग में क्या होगा? अवरोध होगा, जिससे क्या होगा? मूत्र को त्यागने में समस्या होगी। इस वजह से इस ग्रंथि को फिर बाद में क्या करा जाता है? शल्य क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होगा? जो वृद्ध पुरुषों में हो है ना, उनमें ग्रंथि बड़ी हो जाएगी, जिससे क्या होगा? जिससे मूत्र जनन मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा? जिससे मूत्र जनन मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध उत्पन्न हो जाएगा तो क्या करेंगे? और इसे शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। किसके द्वारा हटा दिया जाएगा? शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। शल्य क्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। थर्ड ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्लैंड। यह ग्रंथि क्या होती है? यह ग्रंथि एक जोड़ी होती है। क्या होती है भैया? एक जोड़ी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? यह मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी?
यह मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग में पाई जाएगी। दूसरी कंडीशन है, अपन ने पहले बोल दिया कि बल्बो-यूरिथ्रल ग्रंथि को काउपर ग्लैंड बोला जाता है या काउपर ग्लैंड को बल्बो-यूरिथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। उल्टा सीधा कैसे भी बोल सकते हैं, इससे कोई डाउट नहीं है। और क्या होगा, ये कहाँ स्थित होती है, यह मूत्र मार्ग के झिल्लीमय भाग में स्थित होती है, पाई जाती है। या आप कह सकते हो मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, झिल्लीमय भाग में स्थित होती है। दूसरी कंडीशन है, ये क्या करती है, यह मूत्र मार्ग के पिनाइल भाग में आकर के खुलती है। यह मूत्र मार्ग के पिनाइल भाग में आकर खुलती है। कहाँ पर खुलेगी भैया, पिनाइल भाग में आकर के खुलेगी। इस ग्रंथि का स्त्राव कैसा होता है, इस ग्रंथि का स्त्राव कैसा होगा, चिकना होगा, लसलसा होगा। कौन सा होगा, चिकना होगा, लसलसा होगा, पारदर्शी होगा। कैसा होगा, पारदर्शी होगा, वह सार्य होता है। पारदर्शी व सार्य होता है। और क्या कर देगा यह स्त्राव, यह स्त्राव क्या करेगा भैया, मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को क्या करेगा, अम्लीयता को नष्ट करता है। जो मूत्र जनन मार्ग रहेगा उस मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करेगा। और क्या करेगा, मूत्र मार्ग को शुक्राणुओं के लिए स्वच्छ करता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, और मूत्र मार्ग को शुक्राणुओं के लिए स्वच्छ करता है, मतलब क्लीन। क्या करेगा, स्वच्छ करता है। और ध्यान में रखना, जो काउपर्स ग्लैंड होती है वो कुत्तों में नहीं पाई जाती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर है, अपन ने बोला है कि जो बल्बो-यूरिथ्रल ग्रंथि है, काउपर ग्लैंड है ना, वो कुत्तों में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखते हैं, बल्बो-यूरिथ्रल ग्रंथि क्या मेन फंक्शन करती है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, बल्बो-यूरिथ्रल ग्रंथियों का स्त्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहन या लुब्रिकेशन में सहायता प्रदान करता है। लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। जिस प्रकार से जो कोई से भी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी होती है, तो उसका जो इंजन होता है ना, उसमें भी अपन क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल से क्या करेगा, वो गाड़ी को चिकना बनाए रखने का काम करेगा। उसमें एनर्जी का जो बर्न होगी वो
हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि जो 4 व्हीलर्स होते हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, और साथ में जो भी अपन बात कर रहे हैं ट्रक होते हैं, सभी में क्या डाला जाता है? इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल को क्या करता है? इंजन को चिकना बनाए रखने का काम करता है, उसमें घर्षण को कम होने देता है, जिससे क्या होगा? आसानी से उसमें एनर्जी, क्योंकि इंजन सीज हो जाता है यदि उसमें लुब्रिकेंट ऑयल टाइम से टाइम डाला नहीं जा रहा, सर्विस बार बार नहीं करवाई जाएगी, तो क्या होगा? जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है ना जल जाता है, बर्न हो जाता है, उसकी जो उसका जो चिकनापन होता है ना खत्म हो जाता है। इस वजह से बार बार उसकी क्या की जाती है? सर्विस की जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जो बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि है उसके द्वारा क्या निकल रहा है? मैथुन के दौरान श्वसन के स्नेह में लुब्रिकेंट प्रदान करने में सहायता करेगा। जो सीमन होता है, सीमन क्या होता है? सीमन दूधिया होता है, श्यान होता है, सारी होता है। इसकी पीएच 7.35 से 7.50 होती है। तरल होता है। संभोग के दौरान क्या होता है? नर जनन तंत्र से क्या होता है? स्खलित होता है। 1 ml वीर्य में लगभग 100 ml शुक्राणु होते हैं, और वीर्य सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव तथा शुक्राणुओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से आज का लेक्चर थोड़ा कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आराम से इसको समझ सकता है। समझ में नहीं आए तो आज का कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।